हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 20वां और अंतिम भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अदिति कार में बैठी तो जितेश वहां ड्राइविंग सीट पर पहले से बैठा हुआ था। उसे देखकर वो चौंक गई। उसने चौंकते हुए चाचा की तरफ देखा। चाचा जी, ये क्यों बैठा है? ये क्यों आया है? वो कार से उतरने लगी, तभी कुंवर जी ने डोर बंद कर दिया। अदिति घबरा गई। नहीं, मुझे बाहर जाना है, उतरना है मुझे। चाचा ड्राइवर को कहिए कार रोकने के लिए। मैंने कहा मुझे उतरना है। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? सुनते ही कुंवर जी ने तुरंत खींचकर 2 थप्पड़ गाल पर रसीद कर दिया। बेशरम लड़की, ब्याह से भागकर समाज में हमारी इतनी बदनामी करा दिया। घर परिवार की इज्जत ताक पर रखकर भाग गई और यहाँ किसी और के साथ ब्याह कर गुलछरे उड़ा रही है। तू चल घर, फिर बताता हूँ तुझे। जिस वजह से तू घर से भागी थी, फिर उसी के घर भेजता हूँ। हाँ कुंवर, ये लड़की मेरे बेटे को बहुत पसंद है तो उसे चाहिए, भले ही बदले में 5 लाख के तू 7 लाख ले ले। नहीं चाचा, मुझे नहीं जाना। उससे शादी कैसी होगी? मेरी शादी हो चुकी है। ये देख नहीं रहे मेरे गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर? उसने अपना मंगलसूत्र पकड़कर दिखाते हुए कहा। पर हमारे दामाद जी कहाँ है? अदिति चुप रह गई। अरे बोल, कहाँ है? छोड़ दिया ना उसने तुम्हें? अरे तुम जैसी घर छोड़कर भागी हुई लड़कियों का कोई सहारा नहीं देता, कोई नहीं उसके साथ घर बसाना चाहता है। अगर दिया भी तो फिर वही हश्र होता है जो अभी तुम्हारा हुआ है। नहीं, उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं है। वो आ रहे हैं। आ रहे हैं? पर कहाँ से आ रहे हैं? कहीं तो दिख नहीं रहे। अगर आना ही रहता तो तुम्हें इस तूफान और बारिश में अकेले घर से निकलने देते और तुम स्टेशन पर क्यों आती? नहीं, वो आ रहे हैं। मैं अभी फोन कर बुलाती हूँ। लेकिन फोन वो तो है नहीं। अब उसे बहुत पछतावा हो रहा था घर छोड़कर। अब समझ में आया वो कितनी सुरक्षित थी वहां और निकलते ही कितने बड़े खतरे में पड़ गई। अरे क्या हुआ? फोन नहीं है तुम्हारे पास? छीन लिया पति ने फोन? या ससुराल वालों ने? कोई बात नहीं, मैं अपना फोन देता हूँ, फोन कर लो और बुला लो। देखो आता है तुम्हें बचाने या नहीं। जितेश ने अपनी जेब से फोन निकालकर उसकी तरफ फेंका। अदिति ने फोन लिया, अर्नव का नंबर डायल कर दिया। कॉल लगा गया, लेकिन वो कार ड्राइव कर रहा था। ऊपर से बारिश और दिमाग में अदिति ही थी सिर्फ, तो अर्नव ने फोन पर ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ? तुम्हारे पति ने फोन नहीं उठाया? अब उठाएगा भी नहीं? सच में नहीं उठाएंगे? क्योंकि अब तक तो घर आ गए होंगे, उन्हें लेटर भी मिल गया होगा, पढ़ भी लिए होंगे। पता नहीं मुझे ढूंढने आएंगे या नहीं। अरे अब वो नहीं आएगा और जितेश बाबू ले जाइए इसे। अरे तुम्हारी भतीजी है तो इस समय मैं इसे कहाँ से ले जाऊं? पर जितेश बाबू, आपने तो कहा था ना आपके बेटे को शादी करनी है इससे। हाँ, लेकिन पहले अब इसके घर छोड़कर भागने की वजह से मेरे परिवार की बहुत बदनामी हुई है। मेरे बेटे को बहुत दुख पहुंचा और अब यह कुंवारी थोड़ी ना है जो अपने बेटे से ब्याह करूं। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को मना लूंगा। मेरा बेटा भी दुहाजू है तो शादी तो करूंगा मैं बेटे से, लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत दहेज देना पड़ेगा। कुंवर जी चौंक गए। जितेश बाबू, ये क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अरे ऐसी बदचलन लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाएगा? फिर भी मैं तैयार हूँ तो एहसान मानो। और ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, जो उसका है वही मांग रहा हूँ। मतलब मैं समझा नहीं जितेश बाबू। अरे जो इसके माँ बाप की संपत्ति है जो तुमने अपना नाम पर करवा लिया है, वो सभी जमीन जायदाद मेरे बेटे के नाम कर दो, फिर उसके बाद शुभ मुहूर्त निकाल कर शादी कर लेंगे। कुंवर जी की बोलती बंद हो गई सुनकर। गुस्से में 2 थप्पड़ और अदिति के गाल पर लगा दिया। गोरा रंग उसके थप्पड़ से तुरंत दोनों गालों पर अंगुलियों के निशान मोटे मोटे होकर उभर आए। अदिति अर्नव को याद कर बहुत रोने लगी। इधर अर्नव स्टेशन आया, पर अदिति वहां दिखी नहीं। वो वापस आने लगा, तभी अचानक मोबाइल में उसका फोटो दिखाकर वो बेटी कुछ लोगों से पूछा तो उसमें से एक आदमी ने कहा, हाँ ये यहाँ बेंच पर बैठकर रो रही थी। तभी एक आदमी आया और अपने साथ उसे ले गया। अर्नव चौंक गया। वो कहाँ चली गई? किसके साथ? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई? उसका कलेजा जोर जोर से धड़क रहा था, दिल अंदर से रो रहा था। अदिति के घर छोड़ने का जिम्मेदार कसूरवार खुद को मान रहा था। वो फिर कार में बैठा, पर सोचने लगा किधर लेकर गया होगा, किस रास्ते से। कुछ सोचकर वो एक शॉर्टकट वाला रास्ता जिधर भीड़ कम रहती थी उधर कार दौड़ाने लगा। वो दोनों तरफ से देखते हुए जा रहा था। अब तक बारिश कम हो चुकी थी। सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट जल रही थी। वो कुछ दूर गया तो सड़क पर एक दुपट्टा गिरा देखा और वो कुछ जाना पहचाना सा लगा। अर्नव कार से उतरकर दुपट्टे को गौर से देखने लगा। तुरंत क्लिक हुआ, ये तो अदिति का दुपट्टा। आज सुबह ही तो मैंने देखा था उसे लिए। मतलब वो इसी रास्ते से गई है, पर कौन ले गया, किसके साथ गई? और दुपट्टा गिरा हुआ है, मतलब कोई जबरदस्ती ले गया। मन में बोलते हुए इधर उधर देखा। कुछ कदम आगे चला तो एक झुमका गिरा देखा।
वो उसे अपने हाथ में उठा लिया, उलट-पुलट कर देखने लगा। अर्णव को तुरंत याद आया, ये तो अदिति का ही झुमका है। उसके कान में ये झुमका देखा था, मतलब पक्का किसी ने जबरदस्ती उठा लिया, पर किसने? कहीं उसके चाचा तो नहीं? हाँ, वही हो सकता है। नीव ने कहा था उसके चाचा स्टेशन पर मिले थे। वो तुरंत उसी रास्ते पर कार दौड़ाया तो आगे कुछ दूर पर एक सफेद रंग की कार नजर जा रही थी। अर्णव ने जैसे ही कार का पीछा किया तो वो कार और तेजी से भागने लगी। कार में अदिति ने साइड मिरर से पीछे अर्णव की कार देख ली और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो आवाज देने लगी, लेकिन मुंह बंद किया और बेहोश होने का नाटक किया। कार उसका पीछा कर रहा था, ये जितेश को पता चल गया। तुरंत उसने कार को भगाना शुरू किया। अर्णव का शक यकीन में बदल गया और कार तेज दौड़ाया। वो जैसे ही करीब आया तो अदिति ने झटके में कार का ग्लास नीचे किया और जोर से चिल्लाई, अनु, अनु बचा लीजिए मुझे। उसके चाचा ने तुरंत मुंह दबा दिया, लेकिन अर्णव ने देख लिया और सुन भी लिया और कलेजा धक से रह गया। कुछ साल पहले यूं ही आवाज लगाई थी दिया ने भी, पर उसे बचा नहीं पाया और उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उसके दिल में जोर की टीस उठी। वो तुरंत कार को भगाने लगा और जब पास आया तो गन निकाला और टायर पर गोली मार दी। कार वहीं रुक गई। तब अर्णव भी तुरंत कार से बाहर निकलकर कहा, चलो निकलो, बाहर निकलो दोनों के दोनों। वो दोनों नहीं निकल रहे थे। अर्णव ने गन तुरंत ड्राइवर जितेश पर पॉइंट किया। अगले ही क्षण दोनों अपने हाथ ऊपर करते हुए बाहर निकला। अदिति भी बाहर निकली और अर्णव से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। अर्णव ने कसकर बाहों में भर लिया। मन में बेहद सुकून आ गया। मुझे बचा लीजिए, मुझे नहीं जाना इनके साथ। हाँ ठीक है, पहले रोना बंद कीजिए, वो उसका सिर सहलाते हुए बोला। उसका चेहरा उठाया तो दोनों गाल पर अंगुलियों के मोटे मोटे उभरे हुए निशान देखकर चौंक रह गया। अंदर ही अंदर दिल रो पड़ा। मारा इसने आपको? बहुत, उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। इधर? तब तक दोनों चुपके से भागना चाहा। अर्णव ने तुरंत गन उसके तरफ पॉइंट करते हुए कहा, जहां हो वहीं रुक जाओ। अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो यही अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। दोनों वहीं रुक गए। अर्णव ने अदिति को अपने पीछे किया और लात मुक्कों से दोनों को धोना शुरू किया। दोनों हाथ पैर जोड़ने लगे। कुंवर चिल्ला रहा था, बाबू मैं इसका चाचा हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो? लेकिन अर्णव ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो लगातार दोनों को मार रहा था। ऐसा लग रहा था दोनों की जान ले लेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? अदिति से अब और नहीं रहा गया। आगे आकर अर्णव की बाह पकड़कर बोली, अर्णव प्लीज छोड़ दीजिए, वो मेरे चाचा है, इतना मत मारिए, मर जाएंगे, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अर्णव ने अंगार जैसी आंखें लिए उसे घुरकर देखा, उसका हाथ झटक दिया और गुस्से में चीखते हुए कहा, मुंह बंद रखो अपना तुम और जाकर बैठो चुपचाप कार में, और तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। उसका गुस्सा देखकर अदिति सहमकर पीछे हट गई। कुंवर ने मिमियाते हुए कहा, अरे दामाद जी, आप हमें क्यों मार रहे हैं? हम तो इसे अपने घर ले जा रहे थे। अच्छा तो तुम हो उसके चाचा, तब से 2-4 और खा लो। तुम उसे अपने घर ले जा रहे थे फिर से बेचने के लिए, और तू कौन है बे? दर्द के मारे जितेश बोल नहीं पा रहा था, फिर भी वो थूक निकलते हुए जैसे ही बोला, मेरा नाम जितेश है। तुम दोनों ही अदिति को ढूंढ रहे थे ना? चलो अब तुम दोनों को तुम्हारी सही जगह भेजता हूँ। और तुरंत पुलिस को फोन किया। बाबू प्लीज ऐसा मत करो, हमें पुलिस के हवाले मत करो, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसे कौन देखेगा? सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र है, दूसरे बच्चों की उसकी फिक्र करना तो दूर, उसे सही से जीने भी मत दो। हाँ यही ना? और तुम मतलब लड़की कोई हॉट बाजार में बिकने वाली सामान है जो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को पसंद आ गई तो उसकी मर्जी है या नहीं, तुम्हें मिलना चाहिए। डर से दोनों कुछ नहीं बोल पाए। तब तक पुलिस आ गई। ले जाइए इन दोनों को, दोनों के ऊपर मेरी पत्नी की किडनैपिंग और उसे चोट पहुंचाने का केस तो दर्ज करिए ही, इसके साथ ही ये भी कि अपनी भतीजी को बेच रहा था, ये लड़कियों को खरीद फरोख्त करता है। ले जाइए इसे और अच्छी सेवा कीजिए और मजबूत केस बनाइए। निकालना नहीं चाहिए दोनों जेल से। जी सर। ए चलो रे। पुलिस दोनों को अपने जीप में बिठाकर ले गई। बारिश तो बंद हो गई थी और ठंड अच्छी खासी हो गई थी, फिर भी अर्णव पसीने से तरबतर था। वो शर्ट का तीसरा बटन खोलते हुए कार के पास गया और डोर खोलकर पानी का बोतल निकाला, एक घूंट पिया और सारा पानी सिर के ऊपर डाल लिया। कुछ देर तक आंखें बंद कर खुद को सामान्य करने लगा। अदिति ये सब देख रही थी, उसके गुस्से का भी अंदाजा लगा रही थी। तभी उसने अदिति की तरफ घूरकर देखा जो कार की पिछली सीट पर सिर झुकाए बैठी थी।
तभी उसने भी सिर उठाया और दोनों की नजरें मिल गई। अर्नव की आंखें अभी भी अंगारे जैसी लाल थी। देखते ही तुरंत पीछे सीट से आगे की सीट पर आ गई। उसने एक बार फिर अर्नव की तरफ देखा और सिर झुका लिया। वहीं अर्नव अब भी बेहद गुस्से में था। वो भी ड्राइविंग सीट पर आ गया और स्टीयरिंग पर हाथ रखकर चुपचाप बैठे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। जब अर्नव भी कुछ देर तक चुपचाप रहा तो अदिति ने धीरे से कहा, सॉरी। अर्नव का गुस्सा और बढ़ गया। तुरंत उसका हाथ अदिति के बाल पकड़ने के लिए उठ गया, लेकिन खुद को कंट्रोल रखा और दोनों हाथों से उसका चेहरा थामकर उठाया और कहा, क्या सॉरी? एक सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा? ये जो आपको इतनी चोट लगी है, दर्द नहीं हो रहा? घर छोड़कर आ गई मेरे पीछे, पता भी है आपको मैं कितना डर गया था, मुझे कितनी तकलीफ हुई, वो कम हो गया। अरे तुम्हारे मन में कुछ था तो मुझे तुम बोलती, तुम इस तरह कैसे आ गई? तुम जानती हो ना, तुम्हारे बिना वो घर नहीं चल सकता, दादू भी नहीं रह सकते, दादू क्या कोई भी नहीं जी सकता। अदिति अपने बड़े बड़े पलकों को झपका कर अर्नव की आंखों में देखने लगी। अर्नव ने उसका चेहरा दोनों हाथों में भर लिया। सच बोल रहा हूँ, तुम्हारे बिना नहीं चल सकता, वो घर सूना हो जाएगा, सिंघानिया प्लेस, और मेरी जिंदगी भी। अरे जी नहीं सकता, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे बगैर। प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज्यादा प्यार। अदिति के कान यही सुनने के लिए तरस गए थे। उसकी आंखों के कोर से मोतियों से आंसू निकल गए। कुछ बोलने लगी पर बोल नहीं पाई, होठ कांपने लगे। अर्नव अपना एक हाथ उसके सिर के पीछे लगाया और झुककर उसके कांपते होठों को अपने होठों में दबा लिया। अदिति को बेहद सुकून मिला। उसकी आंखें स्वतः ही बंद हो गई। अपनी बाहें अर्नव की पीठ पर कस दी। दोनों एक दूसरे के प्यार में ऐसे खोए थे मानो लगातार प्रवाहित हो रहे समंदर में ठहराव सा आ गया हो। अदिति को जब एहसास हुआ तो अर्नव को धक्का दिया। हटिए, हम कार में हैं तो क्या हो गया? हम पति पत्नी हैं, आपने इतना अच्छा मोमेंट खराब कर दिया बेकार में। अदिति शर्मा कर नजरें फेर ली। अर्नव ने उसकी ठुड्डी पकड़कर चेहरा सामने करते हुए कहा, जो गाल मेरे प्यार और आलिंगन में शर्मा हया से लाल होना चाहिए थे, आपके चटके पे चटका खाकर कर लिए। पर कोई नहीं, उसने जो किया उसकी सजा तो मिल गई, पर आपने जो किया उसकी सजा बाकी है। घर चलिए फिर बताता हूँ। सुनकर अदिति का गला शुष्क हो गया। एकटक उसे देखने लगी। इतना इंटेंसिटी से मत देखो वरना मैं भूल जाऊंगा कि ये बेडरूम नहीं कार है। बोलते हुए उसने उसे अपनी गोद में लिटा लिया और कार ड्राइव करने लगा। तभी उसने एफएम ऑन किया तो वहां पर बहुत प्यारा सा गाना बज रहा था। तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ, ये वजह नहीं तू जो मिला, धीरे धीरे से तेरा हुआ, होले होले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं यूं बेनिशा। गाना सुनते ही दोनों ने एक दूसरे को देखा। नजर मिलते ही अर्नव मुस्कुराने लगा। झुककर अदिति के माथे को चूम लिया। अदिति भी मुस्कुराने लगी और उसके सीने से लग गई। कुछ देर में जब वो घर पहुंचा तो दादू आ चुके थे। दोनों को भीगा हुआ देखकर बोले, अरे कहाँ भीग कर आ रहे हो, जल्दी चेंज करो, बेमौसम बारिश, बीमार पड़ जाओगे। बीमार पड़ नहीं जाओगे, दादू पड़ गई है आपकी लाडली बहू। सुनते ही अदिति सर से दुपट्टा लपेटकर तुरंत कमरे में भागी। कहीं दादू पास न बुला ले और चेहरे पर चोट के निशान देखेंगे और सवाल पूछेंगे, इसलिए कमरे में अदिति ने खुद को आईने में देखा। कुछ घंटे पहले सारा वाकया आंखों के सामने आ गया। तुरंत रो पड़ी। आज अगर अर्नव समय पर नहीं आता तो न जाने क्या होता, और तुरंत भागकर बाथरूम में शावर के नीचे खड़ी हो गई। इधर पीछे से अर्नव भी कमरे में आया, क्लोसेट रूम में चली गई। अदिति कुछ देर बाद बाथरूम पहने बाहर निकली। इधर उधर झांक कर देखा, कहीं कमरे में अर्नव तो नहीं, पर वो कहीं नहीं दिखा तो कमरे में आई। झट से अंदर से दरवाजा लॉक कर पीछे मुड़ी तो अर्नव क्लोसेट रूम से बाहर निकल रहा था। वो जोर से चीखी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने तुरंत उसका मुंह दबा दिया। अरे इतना जोर से चीखने की क्या जरूरत है? बाहर दादू सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, और मैं क्यों हूँ तो ये तो मेरा भी कमरा है। हाँ तो बाहर जाइए, मैं चेंज करूंगी। अर्नव नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं जाऊंगा। तब अदिति ने उसे धक्का देकर कमरे से बाहर भेजने लगी, पर अर्नव ने उसकी कलाई पकड़कर उसे बेड पर बिठाया और कहा, एक बात बताइए, आपने सुबह यहाँ टेबल पर रखा रेड रोज देखा, मेरा मतलब मिला आपको? हाँ मिला। तो उस पर कुछ लिखा हुआ था? हाँ दिखा। अदिति ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। जब आपने रोज लिया, उस पर जो लिखा था वो भी पढ़ा, फिर क्यों निकल गई? उस पर जो लिखा था वही पढ़कर तो गुस्सा आया और निकल गई। क्यों गुस्सा आया? उस पर तो साफ साफ लिखा था लव यू, मतलब लव यू अदिति। ओ, पर मैं इसका मतलब कुछ और समझी। क्या? मुझे लगा लव यू ए का मतलब लव यू अर्नव और आपको किसी लड़की ने दिया है।
और फिर आप बार-बार बोल भी रहे थे दादू भी ठीक हो गए, अब आगे क्या करना है? तो मुझे लगा आप यहाँ से जाने को बोल रहे हैं। अर्नव ने अपना माथा पीट लिया। ओह गॉड! क्या स्टूपिड बेबी मिली है मुझे। आई लव यू मतलब अदिति। तो ये आपकी गलती है, आपको पूरा नाम लिखना चाहिए था ना, पर मुझे लगा कि वही रोज़ आप मुझे वापस कर देना लव यू बोलकर तो हम दोनों का नाम आ जाता। वैसे क्या-क्या तुमने रोज़ को लेकर फिर? मैंने उसे तोड़-मरोड़ कर डस्टबिन में डाल दिया, पर क्यों? गुस्से के मारे कि जब मेरा रोज़ एक्सेप्ट नहीं किया तो किसी और का भी नहीं करने दूँगी। पर तुमने मुझे रोज़ कब दिया? दिया नहीं, दे रही थी, लेकिन आपकी बातें सुनकर मैंने फेंक दिया। अर्नव ने सिर हिला लिया। अच्छा ठीक है, आपने रोज़ लिया, लेकिन उसके नीचे ये पैकेट नहीं दिखा? अर्नव ने साड़ी का पैकेट जो कि अब तक टेबल पर रखा हुआ था दिखाते हुए कहा। दिखा, पर मैंने ध्यान नहीं दिया, उठाया नहीं। ठीक है, लीजिए, आपके लिए खोल कर देखिए पसंद आई कि नहीं। तब उसने पैकेट खोला। साड़ी को देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। प्योर बनारसी सिल्क पर सोने की तार से काम किया हुआ था। वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत है। अर्नव खुश हो गया। हाँ, मैं इस बार क्लियरली बोल देता हूँ, ये खूबसूरत साड़ी मेरी खूबसूरत बेबी अदिति के लिए है। अब खुश? बहुत खुश। तो चलिए अभी पहन लीजिए। आपकी पहली रसोई के दिन लाल साड़ी में देखा था, उसके बाद से बड़ा मन था आपको दोबारा साड़ी में देखने का। अदिति ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। अरे मेरी जान, कोई बात नहीं, मैं पहना देता हूँ। आपको साड़ी पहनानी आती है? उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। सिर्फ पहनानी नहीं, उतारनी भी आती है। सुनकर वो चीख गई और दांत से तले जीभ काट ली। अरे कितना बोलने लगे आप, बेशर्म कहीं हुए। बोलकर अदिति शर्माकर साड़ी के लिए मुड़ गई तो अर्नव ने उसके कमर में अपनी दाएं बाह लपेटकर अपनी तरफ खींच लिया। जब बेशर्म बोल ही दिया तो फिर बेशर्मी दिखानी पड़ेगी, बोलकर तुरंत कान के थोड़ा नीचे गर्दन पर होठ रख दिया। अदिति के पूरे बदन में बिजली सी कौंध गई, जो अर्नव ने महसूस किया, और कंधे से बाथरूम सरकाया, अपना होठ कंधे पर फिराने लगा। अदिति तो मानो जम सी गई। तभी दूसरे हाथ के झटके से बाथरूम की डोरी खोल दिया। अदिति का दिल जोर से धड़क उठा। जमीन पर गिरने से पहले ही कसकर बाथरूम को पकड़ लिया, पर अर्नव आज पीछे हटने के मूड में नहीं था। वो अदिति को अपने और करीब कर लिया। तभी दादू ने आवाज लगाई, अर्नव, अरे बेटा, भीम आया है, उसके साथ अदिति भी है। व्हाट डिस्टर्ब। ये बोलते हुए अदिति से अलग और डोर खोलकर बाहर निकला। वहीं अदिति हैल से लाल और बुलेट की रफ्तार से धड़कते दिल को क्लोजर रूम में चेंज करने चली। हाँ भीमा, क्या हुआ? अचानक इस टाइम और कॉल करने के बजाय सीधा घर पर आ गया। वो झुंझला पड़ा। मुझे घर आना पड़ा भाई, आप कॉल की बात कर रहे हैं, तब से तो कॉल पर कॉल किए जा रहा हूँ, आप रिसीव नहीं कर रहे। देखिए तो मोबाइल, कितना कॉल किया मैंने। अर्नव ने तुरंत अपना फ़ोन देखा जिस पर उसके अनेकों मिस्ड कॉल थे। अरे हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कॉल क्यों कर रहा था? क्योंकि एक पेपर पर आपका सिग्नेचर चाहिए था, बस इसीलिए। जब आपने फ़ोन नहीं रिसीव किया तो मैं आ गया, और रास्ते में नीति आ रही थी तो बोली मुझे भी अदिति से मिलना है, तो हम साथ आ गए। वैसे कहाँ है भाभी? यहाँ हूँ मैं, बोलते हुए अदिति बाहर निकली, जो अभी सलवार कुर्ता और दुपट्टा लिए थी। वो दुपट्टा जानबूझकर थोड़ा आगे करके रखी थी ताकि चोट के निशान हल्के फुल्के जो दिख रहे थे वो दिखे नहीं। परंतु नीति ने देखा तो टोक दिया, अरे क्या हुआ, इतने आगे तक घूंघट क्यों किया है? क्या छुपा रही है? जीजू के दिए लव बर्ड्स? अर्नव सुनकर झेंपते हुए नजरें फेर ली। वही अदिति बोली, चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ठंड लग गई जरा बस, इसलिए। अदिति ने बहाना बना दिया। क्या बड़े बेशर्म की बात है, आपके रहते भाभी को ठंड लग रही है? आपके प्यार की गर्माहट में इतनी कमी? अर्नव ने उसकी पीठ पर एक मुक्का जड़ दिया। मुंह बंद रखो अपना। भीमा हंसने लगा। अर्नव और भीमा बाहर बैठ गए, जबकि अदिति नीति को लेकर कमरे में चली गई, लेकिन नीति ने दरवाजे के बाहर ही रह गई। अरे तू अंदर आना, बाहर क्यों रह गई? आ जाओ। हाँ बहन। अंदर आकर नीति ने सॉरी बोला और कहा, तू अब भी नाराज है? अदिति ने नीति का हाथ थाम लिया और कहा, नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं हो, अब तू मुझे माफ कर दे। इतने महीने बाद हम मिले तो मैंने तुमसे अच्छे से बात नहीं की। अरे कोई बात नहीं, फ्रेंडशिप में इतना तो चलता है। तभी अदिति ने अपना दुपट्टा हटाया। नीति चौंक गई। तुम्हारे गाल पर क्या हुआ? कैसे निशान है ये? तब अदिति ने सारी बातें बता दी। वो चौंक गई। मतलब चाचा जी फिर तुम्हें ढूंढने आए थे? हाँ, पर छोट, परेशान मत हो, उनको सही जगह पर भेज दिया अर्नव ने। वैसे तू बता, तुम्हारी और भीमा की लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची? कोई ज्यादा दूर नहीं पहुंची है। मुझसे क्या पूछ रहे? तू बता, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तुम्हारी प्रेम कहानी मंजिल तक पहुंची कि नहीं? लगभग, बोलकर अदिति हंसने लगी। नीति ने अदिति का हाथ पकड़ लिया। अदिति, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, वाकई जीजू बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जीवन साथी मिला है। तो अब ज्यादा देर मत करना, अपने नए जीवन की शुरुआत जल्द से जल्द कर ले। बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हें मेरी तरफ से।
तुम्हें भी जल्द से जल्द अपनी ट्रेनिंग पूरी कर भीमा के साथ शादी कर ले और तू हमेशा के लिए इधर ही रह जा। नीति हंसने लगी। देख क्या होता है, फिलहाल मैं चलती हूँ, कल मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। लेकिन अब कहाँ जा रही हो? चलो अब डिनर करके जाना, महीने हो गए तुझे मेरे हाथों बने हलवा खाए हुए। फिर चल हम दोनों मिलकर बनाते हैं। तब दोनों ने मिलकर खाना बनाया। अदिति ने दादू के लिए और नीति ने हलवा बनाया। वहीं अर्णव के लिए चावल की खीर भी बनाई। एक साथ सबने डिनर किया। कुछ देर बाद भीमा और नीति निकल गए। भीमा, कल समय से ऑफिस चले जाना क्योंकि हो सकता है मुझे देर हो जाए आने में। ओके भाई। अदिति ने भी दादू को दवाई दी, फिर दूध लेकर अपने कमरे में गई। उसने अपना दुपट्टा काउच पर रखा और चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखने लगी। यूं तो काफी महीनों से इसी कमरे में रह रही थी, पर आज एक अलग ही हक सुकून पूर्णता का एहसास हो रहा था। तभी अर्णव की कही बातें कान में गूंजने लगी। प्यार करता हूँ आपसे, बेहद प्यार। याद आते ही तन मन गुदगुदा गया। यही सुनने के लिए तो वो बेचैन थी। तभी अर्णव भी कमरे में आया। देखते अभी कुछ घंटे पहले की सारी ताजा यादें ताजा हो गई। दिल धक धक करने लगा, गला सूखने लगा। वो तुरंत टर्न हो गई। वहीं अर्णव अंदर आते ही डोर बंद किया और मुड़कर अदिति को देखा तो जो जानबूझकर तकिया और कुशन ठीक करने के बहाने उसे इग्नोर कर रही थी। अर्णव धीरे से चलकर जस्ट उसके पीछे खड़ा हो गया। अदिति को पता चला तब मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। अर्णव धीरे से चलकर पास जाकर जस्ट उसके पीछे दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अदिति को पता चला पर मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। वो कुछ सेकंड तक खड़ा रहा, फिर धीरे से कहा, मुझे इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है। सुनकर अदिति पलट कर देखा, लेकिन जब तक वो कुछ बोलती तब तक उसके कमरे के बाहर फंसाकर थोड़ा झुका उसके कानों के पास होठ ले जाकर इतना कहा, इतना इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा अब। वो तो मैं इग्नोर कहाँ कर रही थी, मैं तो बस जरा वो अपनी बात पूरी करती तब तक अर्णव ने उसे अपनी बाहों में उठा चुका था। उसे अपने पेट पर आ गया। आपने फिर से ड्रेस क्यों पहन लिया? कहा था ना साड़ी पहनने के लिए। हाँ तो मैंने भी कहा था मुझे नहीं पहननी आती, पर मैंने भी कहा कि मैं पहना देता हूँ। चलिए लेकर आइए। अरे इस इंटरनेट की दुनिया में भला कोई काम मुश्किल है? पर नहीं, आपको तो बस बहाने चाहिए, पर कोई मुझे बहाने नहीं चाहिए। चलिए लेकर आइए साड़ी। लेकिन अदिति ने शर्माकर नामे सिर हिलाया और अर्णव के गले से लग गई। आज रहने दीजिए ना, फिर कभी। ठीक है, जब आप मना कर रही है तो फिर कभी, बोलकर अदिति को अपनी बाहों में खींच लिया और दूसरे हाथों से उसके बालों को सहलाते हुए उसकी आंखों में एकटक देखने लगा। मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ कहिए। उस दिन होटल में जब सभी बातें कर रहे थे तब आप जो बोल रही थी कि मैं दिल्ली कैसे पहुंची पता नहीं, अब जंगल में चली गई तो किसी ने गोली चला दी। हाँ हाँ, क्या हुआ? आपको पता है वो गोली किसने चलाई? किसने चलाई? अदिति ने थोड़ा चौंकते हुए घबराते हुए पूछा। अर्णव ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और कहा, वो गोली मैंने ही चलाई थी। बोलकर वो उठकर बैठ गया और नजरें नीचे कर ली। उसे लगा कि अदिति सुनकर बेहद नाराज होगी, हो सकता है कमरे से बाहर चली जाए, परंतु सुनकर अदिति बिल्कुल सामान्य रही। वो भी उठकर बैठ गई। जब अदिति ने कुछ नहीं कहा तो अर्णव ने नजर उठाकर देखा और पूछा, आपने सुना मैंने अभी अभी जो कहा? हाँ सुना। उसे और आश्चर्य हुआ। जब सुना तब इतनी सामान्य क्यों हो? कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही? उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से अदिति समझ गई। उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। ये सब मुझे पता है। सुनकर अर्णव शॉक्ड रह गया। क्या आपको पता है? पर कैसे? किसने कहा? कब पता चला? तो फिर आपने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया? अदिति ने उसका हाथ अपने गालों पर रख लिया। अब इन बातों का कोई औचित्य नहीं, जाने दीजिए। नहीं मुझे जानना है। मुझे तभी पता चल गई जब पापा यानी डॉक्टर खन्ना यहाँ दादू से बात करने आए थे, आपके खिलाफ कंप्लेंट करने आए थे। जब उन्होंने सारी बातें बताई तभी मैंने सुन ली। फिर भी आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की? क्यों? अर्णव को बहुत आश्चर्य हो रहा था। क्या रिएक्ट करूं और कैसी शिकायतें? जिसके प्रेम में हम पार जाते हैं उसका दिया हुआ दर्द भी कहाँ दुखी करता है हमें। फिर अगर दर्द आपकी वजह से मिला तो दवा भी तो आपने ही दी ना, आपने ही कराया ना इलाज। मैंने आपकी वजह से आंखें खो दी तो फिर आपकी वजह से ही मेरी आंखें आ गई। मैं देख सकती हूँ अपने इतने प्यारे पति को और पूरी दुनिया को भी। अब मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं, तो आप अपने मन में कोई ग्लानि मत रखिए। अर्णव की आंखों में आंसू भर आए। वो उसे कसकर सीने से लगा लिया। पर आपने इतने दिनों से कुछ कहा क्यों नहीं? मैंने अभी तो रीजन बताया नहीं कहने का, पर आपने भी तो नहीं बताया ना। अर्णव ने अदिति को अपने सीने से अलग कर दोनों कंधा थाम लिया और बोला, बताना चाह रहा था, पर मुझे भी था कि शायद आप सुनेंगी तो चली जाएंगी घर छोड़कर, और ये मैं नहीं चाहता था कि आप इस घर से जाए और मेरे जीवन से भी। मेरा तो तभी दिल धड़क उठा जब आपको अस्पताल में पहली बार देखा, पर तभी अपने दिल की धड़कनों को नजरअंदाज किया, मन में उठे रहे प्यार के आवेग को दबा दिया।
पर जिस दिन आपकी आँखों से पट्टी हटी न जाने मन में अलग से एहसास हुए, पर मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा था। पुरानी लाइफ़ और यादों से बाहर नहीं आ पा रहा था। मुझ पर हावी हो चुका था। पर अब पूरे दिल से कहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन का हर एक लम्हा बिताना चाहता हूँ। अब हम सिर्फ़ एक-दूसरे के हैं। अदिति उसके सीने से लग गई तो अर्णव ने भी अपनी बाहों उस पर कस दी और अपने होठ उसके माथे पर रख दिए। अदिति ने सिर उठाकर अर्णव की तरफ देखा और कहा, वैसे आप उस रात जंगल में क्या करने आए थे? किसे मारने आए थे? इतनी रात के क्या आप एक माफिया भी है? अर्णव उससे दूर हुआ, लाइट ऑन कर वापस उसके करीब बैठकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अदिति, इसके पीछे कहानी है। मेरे पापा और जयंत, जो कि मेरा फ्रेंड था, उसके पापा दोनों दोस्त थे। एक बार बिजनेस में जयंत के पापा ने पापा के साथ चीट किया तो मेरे पापा ने उसे बिजनेस से बेदखल कर दिया। वो लगभग बर्बाद हो गया। इस सब को लेकर दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई। पर पिताजी के गुजरने के बाद ये बात धीरे-धीरे पुरानी हो गई और दुश्मनी भी खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद जयंत ने कॉलेज में मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो सब कुछ भूलकर मैं दोस्त बन गया। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मैं कभी शक नहीं कर पाया कि वो अपने पिता का बदला लेने की फिराक में है। जब हमारी और दिया की शादी होने वाली थी और शॉपिंग करने जा रहे थे, तब जो एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं, जयंत ही था। पर मैंने उसे कभी शक नहीं किया, इस बात पर विश्वास नहीं किया कि उसे एक हादसा मानकर छोड़ दिया। पर मैं दिया की याद में धीरे-धीरे डिप्रेशन में चला गया। काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। दादू की उम्र हो चुकी थी तो उन्होंने भी सब कुछ मेरे जिम्मे सौंप दिया था। तब एक दोस्त होने के नाते मैंने जयंत को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया और उसे देखने के लिए कहा। उसने मुझे अपना पार्टनर बनाने को कहा। तब मैं ज़्यादा सोच समझ नहीं रहा और हाँ में स्वीकृति दे दी। इसका फ़ायदा उठाया उसने बहुत बिजनेस अपने नाम करवा लिया। गोवा में बना रहे दादू के नाम से होटल भी धोखे से अपने नाम करा लिया। ये देखकर दादू बहुत नाराज़ हो गए और जो भी बची प्रॉपर्टी थी सब वापस अपने नाम करवा लिया और फिर से देखभाल करना शुरू कर दिया। फिर बाद में उसने कहा कि एक समय में मेरे पापा को बर्बाद किया था, अब मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारे पास माँ-बाप रहे ना फैमिली ना बिजनेस, सुनकर मुझे बड़ा धक्का लगा। सबसे बड़ी बात, मेरी लाइफ में दिया को छीनने वाला वही था। इन सब से जो उसका साथ दे रहा था वो हमारा आदमी ही था। बस उसी के मारने उस दिन जंगल में गए थे, उसका आदमी मारा गया। गोवा वाला होटल भी वापस दादू के नाम करवा लिया। पर इसी बीच जयंत भाग गया। यहाँ आपके साथ ये हादसा हो गया तो मैं यहाँ रह गया। फिर हमारी शादी के बाद जब हम 1 महीने के लिए यूएसए गए थे तब फिर से हमारे साथ धोखा करने लगा। लेकिन इस बार ना वो बच सका ना उसकी कंपनी। हाँ, उसका 2 साल का एक बच्चा है। तो उसकी वाइफ को मैंने जब जॉब ऑफ़र किया तो वो हमारी कंपनी में ही जॉब करती है। मैं कोई प्रोफ़ेशनल माफ़िया नहीं हूँ। मैं अपने काम से काम रखने वाला, सुकून से जीने वाला, सीधा-साधा टाइप बंदा हूँ, एक बिज़नेसमैन जो अपने जीवन में बिज़नेस बढ़ाने में उलझा रहता है। लेकिन हाँ, जो मुझसे टकराता है मैं उसे छोड़ता भी नहीं हूँ। अपना उसूल है, जिसने जो कुछ दिया उसको कई गुना वापस लौटाता हूँ। जो मुझसे दोस्ती करता है, टूटकर दोस्ती निभाता है, दुश्मनी करे उतनी टूटकर दुश्मनी निभाता हूँ कि उसे बर्बाद करके ही छोड़ता हूँ। अदिति उसकी बात सुनकर आंखें फाड़कर एकटक उसे देख रही थी। अरे आप ऐसे क्यों देख रही हो? कहा ना मैं कोई माफिया नहीं हूँ। अब तो बस मैं एक नॉर्मल बिज़नेसमैन और आपसे बेहद प्यार करने वाला आपका पति हूँ। अदिति हंसने लगी तो अर्णव ने उसे बाहों में कस लिया। फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए फोरहेड से लेकर आंख, गाल, होठों पर चुंबन की बरसात कर दी। बातें करते करते काफी देर हो चुकी थी। दोनों ने घड़ी देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। अदिति ने कहा, चलिए सो जाते हैं। क्यों, आपको नींद आ रही है? हाँ, तो बहुत नींद आ रही है। क्या आपको नहीं आ रही? अर्णव ने नाव में सिर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं आ रही। भला इतनी प्यारी पत्नी जब बाहों में हो तो किसे नींद आएगी, किसे सोने का जी करेगा? उसे तो बस प्यार आएगा। बोलते हुए अर्णव की बाहों की जकड़न अदिति पर बढ़ती जा रही थी। अचानक से अदिति ने उसे धक्का देते हुए कहा, चलिए सो जाते हैं। ये सब आपके बहाने हैं। कुछ नहीं बोलकर वो बिस्तर पर लेट गया। अदिति को भी अपनी बाहों पर लिटा लिया और दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। दोनों सुबह के 4 बजे तो सोए ही, तो सुबह भला नींद कैसे खुलती? इसीलिए अदिति 7 बजे का अलार्म लगाकर सोई थी। अलार्म की आवाज़ सुनकर उसकी आँख खुली पर नींद अभी भी बहुत आ रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर अलार्म बंद कर दिया। फिर खुद को देखा, वो अर्णव की बाहों में सिमटी हुई थी। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और सुकून भी। फिर उसने सिर उठाकर अर्णव को देखा जो अब भी गहरी नींद में सो रहा था और कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। सोते हुए कितना प्यारा लग रहा था। वो आगे बढ़कर
धीरे से उसका होठ चूम लिया और उठने लगी कि अर्नव ने उसे वापस बाहों में खींच लिया। कहाँ जा रही है? ये अधूरा किस करके, चलो अच्छे से पूरा करो। वो चौंक कर बोली, आप जाग रहे थे? नहीं, मैं तो सो रहा था, लेकिन आपके इस अधूरे किस ने जगा दिया? वो आंख बंद किए ही बोला, मतलब हद है। हाँ, अलार्म बजा तो आपकी आंख नहीं खुली, लेकिन छोटी सी किससे आंख खुल गई? खुल गई। चलिए अब अच्छे से पूरा कीजिए, वरना मैं इसका डबल वसूल कर लूंगा। अदिति ने हंसते हुए सिर हिलाया, फिर दोनों गाल और होठों को चूमकर झट से बेड से उतर गई। आपको किस भी नहीं करना आता, पास आओ, मैं सिखाता हूँ। लेकिन अदिति ने नाम में सिर हिलाकर फ्रेश होने भाग गई। तब मुस्कुराते हुए अर्णव भी उठ गया। अदिति फ्रेश होकर रसोई में गई, दादू के लिए चाय नाश्ता बनाने लगी और अर्णव के लिए भी। आशा काकी उसकी मदद करने लगी। इधर अर्णव भी कुछ देर में फ्रेश होकर ऑफिस के लिए रेडी होकर आया और दादू के साथ नाश्ते की टेबल पर बैठ गया। अदिति ने सबके लिए नाश्ता परोसा और अपने लिए भी, और तीनों साथ बैठकर अपना नाश्ता खत्म किया। तभी अदिति किचन में जाकर अर्णव की पसंद का लंच पैक कर अर्णव को थमाते हुए कहा, लीजिए, इसे समय से खा लीजिएगा, जो हुक्म मेरे आका, बोलकर उसके हाथ से लंच बॉक्स लिया और धीरे से अपनी आंखें दबा दी। अदिति बस मुस्कुरा कर रह गई, कुछ नहीं कहा और दादू की तरफ देखा, कहीं उन्होंने देखा तो नहीं लिया। तभी अर्णव ने धीरे से कहा, और कमरे में आइए ना। क्यों? मैं दादू को दवाई देने जा रही हूँ। हाँ चले जाइएगा, पर एक छोटा सा काम है। क्या काम है? बता दीजिए, मैं करके आ जाती हूँ। लेकिन आपके अकेले जाने से नहीं होगा, मुझे भी जाना पड़ेगा। अर्णव थोड़ा सीरियस होकर बोल रहा था, तो अदिति भी समझी नहीं और कहा, ठीक है, पर जल्दी आइए, दादू कब से नाश्ता करके बैठे हैं, उन्हें दवाई देने का समय हो गया है। बोलते हुए वो कमरे में आई तो पीछे से अर्णव भी आया और दरवाजा बंद कर तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठ पर झुकने लगा। अदिति की आंखें बड़ी हो गई, तुरंत चेहरा घुमा लिया तो उसके होठ अदिति के गाल पर जाकर टिक गए, तो अर्णव ने धीरे से दांत कटा दिया। अदिति शर्म से लाल हो उठी। फिर अर्णव को धक्का देते हुए कहा, इस काम के लिए बुलाए थे अंदर? नहीं, इस काम के लिए नहीं, एक छोटा सा किस करने के लिए। लेकिन आपने एन वक्त पर चेहरा घुमा लिया, बहुत बड़ी चीटर हो गई हो तुम, सुबह से भी चीटिंग की अभी भी। लेकिन सुबह तो मैंने जाने दिया, पर अब नहीं जाने दूंगा, बोलकर उसे अपनी बाहों में खींचा और होठ पर एक गहरा चुंबन जड़ दिया। अदिति का पूरा चेहरा लाल हो गया। बड़े बेशर्म हो गए हैं आप, बोलकर वो शर्माते हुए अर्णव के सीने से लग गई। अर्णव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और माथा चूमकर कहा, दिन में सो जाना तुम। हाँ जान, आज रात को जल्दी आता हूँ आपको रात भर जगाने के लिए, अपनी बेशर्मी दिखाने के लिए। बस आप वहीं साड़ी पहनकर रहना। अदिति हंसते हुए दाएं बाएं सिर हिलाकर उसे धक्का देते हुए कमरे से बाहर किया। अर्णव हंसते हुए बाहर चला गया, फिर कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में काम करते दिमाग में बार बार अदिति के ख्याल आ रहे थे। मुस्कुरा कर रह जाता और मुस्कान देखकर भी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो भी क्यों नहीं, आखिर अनाथ बीमा को यहाँ तक पहुँचाने वाला अर्णव ही तो था। इधर अदिति दिन भर अर्णव की कही बातों को याद करके मुस्कुराती रही, शर्माती रही। शाम हुई तो बीमा उठ कर आया और बोला, भाई बाकी जो काम है मैं देख लेता हूँ, आप घर जाइए, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आपको फीवर चढ़ा हुआ है। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, देखो छू कर, कहाँ फीवर है, कौन सा फीवर दिख रहा है तुझे? भीमा ने धीरे से कहा, प्यार वाला फीवर। जाइए घर जाइए। भीमा, ज्यादा नहीं बोलने लगे हो तुम? क्या करूं, आदत है। ठीक है, तेरी आदत भी बंद करता हूँ, बस नीति से एक बार तेरी शादी हो जाए। बोलते हुए अर्णव उठा और बोला, आगे का जो भी काम है देख लो और कल के लिए सारी मीटिंग्स का शेड्यूल बना लो, मैं निकल रहा हूँ। आपकी आज्ञा सर। आंखों पर भाई अर्णव ने उसकी पीठ पर एक धौल जमा दिया। तू ही जल्दी शादी कर ले नीति से। जी भाई, बस एक बार चाचू बढ़ने की खुशखबरी सुन लो। अर्णव ने घुरकर देखा और हंसते हुए बाहर आया, पर अदिति वहीं सलवार कुर्ता पहने बैठी थी और कुछ न कुछ बहाने करके फिर टाल दी। और इसी तरह से 2-3 दिन बीत गए। अदिति कोई ना कोई बहाना बना देती। उसे अभी भी थोड़ी झिझक हो रही थी, तो अर्णव कुछ बोल नहीं पाता, उसकी बातों का मान रखते हुए पीछे हट जाता। एक शाम अर्णव जल्दी घर आया, कहा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। कमरे में जाकर बेड पर पेट के बल लेट गया। अदिति ने देखा तो भागकर आई कमरे में। बेहद चिंतित होते हुए बोली, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों लेटे हैं? तबीयत ठीक नहीं लग रही? बोलकर उसने हाथ लगाकर देखा। कहा, बॉडी तो गर्म नहीं लग रही। हाँ, पर अंदर से लग रहा है बुखार जैसा। आप सुबह तक तो ठीक थे, अचानक बुखार सा क्यों लग रहा है? इम्यून सिस्टम इतनी वीक तो नहीं है आपकी कि बेवजह बुखार हो जाए।
बोलकर अदिति अपना मेडिकल किट उठाकर लाई। चलिए उठिए, आप दवाई दूँ आपको? तो अर्नव ने कहा, इम्यून सिस्टम तो वीक नहीं हुई है, पर ब्लड में कुछ कमी है। क्या कमी है? आपके प्यार की। बोलकर मेडिकल किट को साइड में हटाया और खींच लिया अदिति को बेड पर, और खुद उसके ऊपर आते हुए उसकी आंखों में बेहद इंटेंसिटी से देखने लगा। अभी भी तो आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, और ये शरारत करने के लिए बिल्कुल ठीक है। आप चाहोगी कि अभी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी? हाँ तो हटिए, मैं दवाई दे रही हूँ ना। ये नहीं, स्पेशल वाली दवाई। बोलते हुए अर्नव उसके कॉलर बोन पर अपना होठ रख दिया। अदिति का पूरा तन बदन थरथरा गया, सांसें बेतरतीब चलने लगी। वो खुद पर संयम रखने लगी, पर वो रख नहीं पाई। अर्नव को धक्का दे दिया। ठीक है, जब आपको मेरा ट्रीटमेंट नहीं करना तो मैं बीमार ही सो जाता हूँ। बोलकर अर्नव करवटें बदलकर सो गया। तब अदिति ने पीछे से उसके सीने पर हाथ रखा तो उसने हाथ हटा दिया। जाने दीजिए ना, जब आपका मूड नहीं है तो रहने दीजिए। बोलकर उसे अपने ऊपर कंबल पर खींच लिया। तब अदिति चुपके से उठी और क्लोसेट रूम में चली गई, और कुछ ही देर में साड़ी पहनकर, सारा श्रृंगार कर, पायल, कंगन, चूड़ी खनखाते हुए कमरे में आ गई। लेकिन अर्नव अब भी आंख बंद किए सो रहा था। अंधेरे में अदिति साड़ी में पिन नहीं लगा पा रही थी, तो उसने पिन लगाने के लिए लाइट ऑन कर दी। पिन तो बस एक बहाना था। वो जानबूझकर अर्नव को दिखाने के लिए लाइट ऑन की। जब अचानक लाइट ऑन हुई तो अर्नव आंख मलते हुए धीरे से आंखें खोली। सामने अपने हुस्न की मल्लिका को साड़ी में देखा तो देखता रह गया। अदिति ये सब नोटिस कर रही थी। उसने जानबूझकर अपनी चूड़ियां फिर से खनकाई। अब अर्नव से और रहा नहीं गया। पास आकर पीछे से बाहों में भर लिया। जब इतना सज गई हो तो पास आओ ना। जाने मन दूर खड़ी होकर क्यों दिल जला रही हो? अरे साड़ी में पिन लगाना है, नहीं लग रहा है? आप लगाइए ना जरा। अरे लेकिन जब पिन खोलना ही है तो फिर लगाने की जरूरत क्या है? चलिए फेंकिए इस पिन को। बोलकर अर्नव उसके ऊपर से नीचे ऐसे स्कैन करने लगा मानो उसकी आंखें नहीं स्कैनर हो। ओ गॉड, क्या लग रही हैं आप? तरस आ गया था आपको इसे देखने के लिए। आज रोकना मत। वहीं अदिति शर्म से लाल हुई जा रही थी। अर्नव ने अगले ही पल उसे बाहों में उठा लिया। पिन नहीं लगा था तो सीने से पूरा पल्लू गिरा दिया। अदिति उसे संभालने लगी तो अर्नव ने धीरे से कहा, गिरने दीजिए, हम दोनों के बीच अब इसका काम भी नहीं है। बोलते हुए उसने उसे बेड पर लिटा दिया। अर्नव झट से अपना टी शर्ट उतारकर उसके बगल में लेटकर बाहों में भर लिया और चुंबन के बौछार कर निचले होठों को अपने होठों में दबा लिया। अदिति का तन मन गुदगुदा गया। उसकी आंखें स्वतः बंद हो गई। जब उसने कोई विरोध नहीं जताया तो अब वो उसके ऊपर आ गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब आप रोकेंगे भी नहीं? मैं नहीं रुकने वाला। आज पूरी तरह से आपके पति होने का हक ले रहा हूँ। अदिति कुछ बोलने के लिए अपना होठ खोलना चाहा, लेकिन उससे पहले अर्नव ने उस पर कब्जा जमा लिया। अदिति ने भी उसके कंधे में चेहरे में मुंह छुपाकर मौन स्वीकृति दे दी और उसकी पीठ पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। कुछ ही देर में वो साड़ी ब्लाउज खुलकर नीचे जमीन पर अस्त व्यस्त फैली थी। 6 मीटर की साड़ी को अर्नव ने 6 मिनट भी नहीं रहने दिया। अदिति के बदन पर जमीन पर फैली वो खूबसूरत साड़ी कुछ देर पहले सुंदरी से लिपट कर इतरा रही थी, वो भी मायूस थी। इससे बेहतर तो मैंने क्वीन पर ही लिपटी थी, पर कोई नहीं, इन प्रेम के परिंदों के बीच मेरा क्या काम? मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूं? मैं दूर हुई तभी तो दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। दोनों एक हो रहे हैं। अर्नव के होठों और हाथ दोनों अदिति के बदन को बेहद कोमलता से छू रहे थे। अचानक ही अदिति की आंखों में आंसू महसूस हुआ तो तुरंत टेबल लैंप ऑन किया। क्या हुआ मेरा बच्चा? आपकी आंखों में आंसू? अगर आपकी इच्छा नहीं है भी तो फिर कोई जबरदस्ती नहीं, मैं तो यूं ही छेड़ रहा था आपको। बोलकर अर्नव हटने लगा तो अदिति ने गले में बाहें डालकर अपनी तरफ झुका लिया और धीरे से कहा, नहीं अनु, ये खुशी के आंसू है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सब खोने के बाद इतना अच्छा जीवन साथी, इतना प्यार करने वाला कोई मिलेगा, कोई आएगा जीवन में। लेकिन मुझे सब कुछ मिल गया तो आज दूर मत जाइए, अपना लीजिए मुझे और दे दीजिए वो सारे अधिकार आपकी पत्नी होने के। अर्नव वापस झुका और अपना प्रेम लुटाने लगा। खो गए दोनों प्यार की दुनिया में, अपने रिश्ते की पूर्णता की मुहर लगाने। शर्म से गुलाबी हुई अदिति का तन मन अर्नव के प्रेम की बारिश में सराबोर हो रही थी। मार्च महीने की गहरी रात और हल्की गुलाबी ठंडक में जहाँ पूरी दुनिया सो रही थी, वहीं इस चार दीवारी के अंदर दोनों प्रेम पिपासु घंटों तक एक दूसरे के प्रेम में डूबते उतरते रहे। अगली सुबह अदिति की आंखें खुली तो वह अर्नव की मजबूत बाहों में थी। उसने एक कोहनी पर सिर टिका लिए एकटक उसे निहारने लगी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी इतने दुख दर्द भुगतने के बाद इतना अच्छा, इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिलेगा उसे।
पर यह कल्पना नहीं हकीकत थी। उसे जिससे वाकई प्रेम हुआ अब पूर्ण रूप से उसका था। इस पर बेहद नाज हो रहा था। वो सिर उठाकर अर्नव के माथे को चूम लिया। आई लव यू हबी बोलकर धीरे से मुस्कुरा उठी। तभी घड़ी पर नजर गई तो अभी सुबह के 5 बज रहे थे। वो वापस अर्नव के सीने पर सर रख लिया, ऊपर तक कंबल खींचकर बेहद सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। अर्नव नींद में था, पर उसे आभास हुआ उसने अपनी बाहें उस पर लपेट ली, ऐसी मानो अब कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। बहुत अकेला था, बहुत टूटा हुआ था। मेरे वीरान जीवन में आकर तुमने सब कुछ सही कर दिया, फिर से आबाद कर दिया। वाकई दोनों ने अपने पिछले जीवन में बहुत दर्द देखा था, बहुत अकेलापन झेला था, पर आज एक दूसरे का साथ प्रेम पाकर सब कुछ भूलकर एक नए सिरे से नए जीवन के सफर पर निकल पड़े थे। अगली सुबह अर्नव की नींद पहले खुली। अदिति को अपने सीने पर निश्चिंत होकर सोते देखा तो चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने हौले से उसे बाजू से पकड़कर बगल में तकिया पर रखा, फिर कोने उस पर सिर टिकाकर अदिति को बड़े प्यार से एकटक देखने लगा। वो गहरी नींद में सो रही थी, पर चेहरे पर चैन और सुकून साफ दिख रहा था। तभी रात वाली बातें याद कर बड़ी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। वो झुका और माथे को चूम लिया। मुझे भरोसा नहीं था कि फिर कभी किसी को अपनी लाइफ में शामिल कर पाऊंगा, अपना बना पाऊंगा, पर तुमने आकर सब कुछ ठीक कर दिया। थैंक यू इस घर में आने के लिए, मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे अपनाने के लिए। मन में बोलते हुए उसने घड़ी देखा तो सुबह के 8 बज गए थे। वो टॉवल लेकर बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद निकला तो देखा अभी भी अदिति सो रही थी। घड़ी में 9 बज चुके थे। वो अदिति को सोते छोड़ कमरे से बाहर निकला तो देखा दादू नाश्ता कर रहे थे। ओ, मैं अभी अदिति को उठा देता हूँ आपको मेडिसिन देने के लिए। बहू को सोने दो, उसे जगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, पर आप मुझे बता दीजिए कौन सी दवाई कैसे लेते हैं, मैं दे देता हूँ। उसकी भी ज़रूरत नहीं, मैं खुद ले लूँगा, सब मालूम है मुझे। अर्नव को लगा शायद दादू नाराज है देर तक सोने की वजह से। नहीं दादू, देर हो गई है ज़रा, लेकिन मैं उठा देता हूँ अदिति को। ये वो दवाई दे देगी, पर मैंने कहा ना सोने दो, वो बच्ची रोज़ तो काम करती है। एक दिन देर हो गई तो क्या हो गया, मैं इतना भी बुजुर्ग नहीं हूँ कि छोटा सा काम खुद ना कर सकूँ। वो शांत रहो, दवाई लेकर मैं गार्डन एरिया में जा रहा हूँ, और तू भी आशा काकी से लेकर या नहीं तो खुद से लेकर नाश्ता कर ले। आज बहू को जगाने की ज़रूरत नहीं, परेशान करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, पर बहुत देर हो चुकी है तो क्या हो गया, तुम्हें क्या लग रहा है मैं नाराज़ हूँ? मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। फिर ठीक है दादू, मैं समझ गया। बहू ने इस घर को अपना मान लिया, सब रिश्तों को स्वीकार कर लिया, तभी तो वो निश्चिंत है, चैन की नींद सो रही है। भगवान मेरे बच्चों पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना, दोनों को यूं ही खुश रखना, साथ रखना, मन में बोलकर मुस्कुराते हुए गार्डन एरिया में चले गए। अर्नव ने हरी काका को कॉफी बनाने को बोलकर वापस कमरे में आया। अदिति अभी भी गहरी नींद में सो रही थी तो अर्नव ने अपना सिर पीट लिया। हे भगवान, लगता है कलयुग की कुंभकर्ण यही लड़की है। फिर वो उसके पास बैठा और उसका सर सहलाते हुए कहा, अदिति अदिति उठ जाओ बच्चा। वो 1-2 बार आवाज लगाई तो अदिति ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए अर्नव का हाथ अपने गाल के नीचे रखते हुए कहा, सोने दीजिए ना, और आलस भी आ रहा है, थकान भी लग रही है। पर 9 बजकर गए। अदिति की आंखें झट से खुली। क्या 9 बज गए? दादू की चाय नाश्ता सब तो बाकी होगा, टेंशन मत लीजिए, उन्होंने नाश्ता कर लिया, वो खुद से दवाई भी ले लेंगे। वो तो बोल रहे आपको सोने देने के लिए। नहीं, अब नहीं सोना, वो लेटे हुए बोली। वो अपने ऊपर अब तक कंबल ओढ़ रखी थी। तो उठ जाइए, फ्रेश हो जाइए, मैं कॉफ़ी लेकर आता। वरना वहीं पास बैठकर अदिति के गालों पर आ रहे बाल के लट्टू को कान के पीछे करते हुए कहा। परंतु अदिति ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे फ्रेश नहीं होना है। पर क्यों? फ्रेश हो जाओ, देखो कितना लेट हो गया। अदिति ने वापस सिर हिलाते हुए कहा, नहीं होना। लेकिन क्यों? उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपके प्यार का रंग जो चढ़ा वो धुल जाएगा। सुनकर अर्नव अदिति के चेहरे पर झुका और कहा, अरे मेरी जान, मेरे प्यार का रंग इतना कच्चा नहीं है जो इतनी आसानी से धुल जाए। अरे मैं वो रंगरेज हूँ जिसे अपने प्यार के रंग में एक बार रंग दो तो एक जन्म या क्या जन्म जन्मांतर तक अपने प्यार का रंग जरा भी फीका ना होने दो। आप धुलने की बात कर रही हैं, चलिए उठिए, अपना प्यार सब और गहरा होगा। लेकिन अदिति ने नामे सिर हिलाया, वापस ब्लैंकेट पे सिकुड़ गई। आप ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे ही कुछ करना होगा, बोलकर वो इधर उधर देखा और ब्लैंकेट खींच लिया। अदिति खुद को देखकर एकदम लाज से सिकुड़ गई। सिर से लेकर पांव तक अर्नव के प्यार के छापे पड़े थे। खुद को देखकर आंखें बड़ी होने के साथ साथ वो खुद को ढकने के लिए कंबल खींचने लगी।
अर्णव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब इतना शर्माने की भी जरूरत नहीं, अब कुछ भी छिपा नहीं है मुझसे, बोलकर बाहों में उठा लिया। अदिति शर्म से अपना चेहरा अर्णव के सीने में घुसा लिया। वो उसे यूं ही थामे बाथरूम में लेकर चला गया और शावर के नीचे खड़ा कर दिया। अदिति खुद में सिमरती हुई बोली, अब जाइए आप, मैं फ्रेश होकर आ जाऊंगी। पर अर्णव बाथरूम का डोर लेकर वापस आ गया। नहीं, अब तो अकेली फ्रेश नहीं होंगी आप, पर आप तो फ्रेश हो चुके हैं ना। हाँ तो क्या हो गया, अगर दोबारा हो गया तो, बोलकर वो वापस मुड़ा और अदिति के बेहद करीब जाकर शावर ऑन कर दिया। दोनों एक साथ भीगने लगे। पानी में भीगी हुई अदिति बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके बालों से टपकती पानी की बूंदें बदन पर मोती की भांति फिसल रही थी। अर्णव की अंगुलियां शर्ट का बटन रिमूव करने लगी। अदिति उसे देखकर आंखें बड़ी कर ली, उसे वहां से जाने के लिए धक्का देने लगी। वो शर्ट के बटन रिमूव करना बंद कर दिया, पर वहां से हिला नहीं। वो उसके कमर में हाथ फंसाकर खुद से चिपकाते हुए कहा, आपकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएगी, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। अदिति सिर उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी तो अर्णव उस पर झुका। अर्णव के शर्ट के ऊपर के खुले हुए बटन से पूरा मजबूत सीना उसका दिखाई दे रहा था। अब तक वो भी पूरा भीग चुका था। शर्ट के ऊपर से ही उसके बॉडी के कट्स उभर रहे थे। वो भी कुछ कम आकर्षक नहीं लग रहा था। अर्णव धीरे से कान में कहा, इतनी इंटेंसिटी से देखकर मेरी चाहत को सुलगा भी रही हो, ऊपर से जाने के लिए बोल रही हो, आपकी मनमानी नहीं चलने दूंगा। अदिति का दिल धड़क उठा। वो सीने पर हाथ रख धक्का देकर वहां से भगाने लगे, लेकिन अर्णव जरा भी नहीं हिला। वो अदिति पर अपनी पकड़ मजबूत कर खुद के बेहद करीब कर लिया, जिससे अदिति के होंठ सीधे उसके सीने पर आ गए। अर्णव उसके कान को पास ले जाकर धीरे से कहा, बहुत खूबसूरत पल है, जी लेते हैं ना इसे, बोलते हुए कान के निचले हिस्से पर अपना होंठ फिराने लगा। अदिति का शर्म से चेहरा लाल हो उठा, सांसें गर्म हो गई। अदिति ने अर्णव ने ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा उठाया और अपने हाथों में भर लिया, उसके भीगे होंठ को अपने होठों में दबा लिया। आखिर अदिति भी समर्पण कर दी उसके प्यार में डूब जाने को। उसके सीने से लगकर अपनी बाहें उस पर कस दी। अर्णव ने शर्ट रिमूव किया, उसे बाहों में भरकर प्यार लुटाने लगा। उस दिन अर्णव पूरा दिन घर पर ही रहा। शाम को कुछ देर के लिए ऑफिस गया, जल्दी ही घर आकर कहा, कल सुबह रेडी हो जाएंगे, हमें कहीं जाना है। कहाँ? ससुर जी के घर, मतलब पापा के घर। हाँ, पर क्यों क्यों क्यों, क्या आपको मायके नहीं जाना? हाँ जाना, पर अकेले नहीं, आपको लेकर जाऊंगी, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। तो रहना कौन चाहता है, मैं खुद आपको अकेले नहीं रहने दूंगा। और अगले दिन जाकर जब दोनों ने दादू को डॉक्टर खन्ना के घर जाने की बात कही तो वे भी बहुत खुश हुए। दोनों एक साथ डॉक्टर खन्ना के घर गए। जब उन्होंने दोनों को देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों के चेहरे की रंगत बता रही थी कि वो दोनों पति पत्नी के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। दोनों एक हो चुके। उन्होंने कस कर दोनों को अपने गले से लगा लिया। मुझे अब कोई दुख नहीं, तुम दोनों एक साथ देखने की इच्छा मेरी पूरी हो गई। मेरी एक बेटी दिया चली गई तो अदिति के रूप में दूसरी बेटी मिल गई। जो मेरे ख्वाब थे वो पूरे हो गए। मुझे मेरी बेटी दामाद मिल गए। तुम लोग हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अर्णव उसे छोड़कर वहां आ गया। अदिति हफ्ते भर रही, लेकिन अर्णव के जाते समय बोली, देखिए समय समय पर कॉल करते रहिएगा, काम में बिजी होकर मुझे भूलिएगा मत। अरे कॉल नहीं करूंगा, पर क्यों? क्योंकि मैं दिन में काम रहा, रात को तो यहीं आऊंगा। टेंशन क्यों ले रही हो मेरी जान? नहीं, यहाँ आने की जरूरत नहीं, वहाँ दादू के साथ किसी का रहना भी जरूरी है। उसने अदिति का गाल थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो, दादू के साथ बीमार रुक जाएगा, मैं यहाँ, क्योंकि दिन तो मैं काम करके कैसे भी काट लूंगा, पर मेरी रातें कैसे कटेगी आपके बिना? आना तो पड़ेगा मुझे, या नहीं तो आप मेरे साथ चलिए, वरना जब तक आप यहाँ रुकेगी तब तक तो रात को मैं यहीं आने वाला हूँ। आपको जो करना है कीजिए, वैसे भी मेरे बोलने से थोड़ी ना मानने वाले हैं आप। सुनकर अर्णव हंसते हुए बोला, इस मामले में तो शायद नहीं, और धीरे से उसके गाल चूमकर निकल गया। अब सब कुछ सही हो चुका था। अपनी अपनी लाइफ में सभी व्यस्त और खुश थे। भीमा और नीति भी अभी करीब आ रहे थे। नीति की ट्रेनिंग पूरी हो गई तो अर्णव के कहने पर डॉक्टर खन्ना की वजह से उसे भी सिटी हॉस्पिटल में काम मिल गया। नीव भी बेहद मन लगाकर ईमानदारी से काम किया। वो भी बहुत जल्दी आगे बढ़ा और वहाँ के ब्रांच का हेड बना दिया। अर्णव ने समय बीता। 1 साल बाद अर्णव और अदिति दोनों एक लंबी छुट्टी बिताकर घर लौट रहे थे। तभी सड़क के किनारे वही चाट वाला दिखा जहाँ दोनों पहली बार चाट खाए थे। अर्णव ने तुरंत कहा, चलिए एक चाट खाते, अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं। अदिति भी खुशी खुशी मान गई। दोनों वहीं बेंच पर बैठकर चाट खाने लगे। अदिति अभी 1-2 चम्मच ही खाया कि उसका जी मचला गया। जब तक कंट्रोल करे तब तक साइड में जाकर बहुत उल्टी कर दी। अर्णव चाट का प्लेट छोड़कर पानी की बोतल लिए भागा उसकी तरफ और उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, अचानक क्या हुआ आपको? इतनी उल्टी क्यों हो गई? पता नहीं, ये चाट खाते ही मिचली सी आने लगी।
अर्नव सीधा उसे बाहों में उठा लिया, उसे कार में जाकर लिटा दिया। मैं अभी आया बोलकर वो सीधा चाट वाले अंकल का कॉलर पकड़ लिया। क्या मिलाया तुमने चाट में जो मेरी वाइफ को खाते ही फूड पॉइजन हो गया, वो बीमार पड़ गई। वो अंकल हाथ पैर जोड़ने लगा। बाबू कुछ नहीं मिलाया, मैं तो सालों से बना रहा हूँ, कभी कोई शिकायत नहीं आई। आप भी तो अक्सर खाते हैं, कभी कोई शिकायत आई तो आज कैसे मिला दूंगा। लेकिन अर्नव अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी शिकायत पुलिस में करने पर तुला था। तभी उसकी पत्नी आगे आई और बोली, बाबू अगर आप कहे तो मैं एक बार मैडम को देखूं। क्या देखेंगे आप? मैं क्या झूठ बोल रहा? आपने देखा नहीं कितनी उल्टियां कर रही थी वो? हाँ बेटा देखा, इसीलिए बोल रही हूँ, एक बार मुझे देखने दीजिए। तब तक अदिति ने आवाज लगाई, अनु प्लीज इधर आइए। वो भाग कर गया। पीछे से वो लेटी हुई गई और अदिति को देखने लगी। बाबू अगर आप मेरा कहना मानेंगे तो बहू रानी को एक बार डॉक्टर के पास लेकर जाइए। इसे खाने पीने से नहीं, किसी और वजह से उल्टी हो रही है। क्या? किस वजह से? मुझे लग रहा है, मेरा अनुभव कह रहा है, आपके घर नया मेहमान आने वाला है। नन्ही मुन्नी किलकारी गूंजने वाली है। ये सभी लक्षण उसी के हैं। बहू रानी का पहली तिमाही है। सुनकर अर्नव तो मानो फ्रीज हो गया। अदिति भी चौंक गई थी। उसे याद आया इस वेकेशन ट्रिप पे वो इतना बिजी हो गई कि उसने अपना पीरियड मिस कर दिया, ये ध्यान ही नहीं दिया। हाँ बाबू मैं सही कह रही हूँ, बहू रानी को अस्पताल लेकर जाइए। अब अर्नव की तंद्रा भंग हुई। वो कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उसे याद आया, दिया भी जब कंसीव की थी तो उसे भी बार बार उल्टियाँ आ रही थी। वो रास्ते में ही डॉक्टर खन्ना को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर की टीम तैयार थी। जाते ही अदिति की चेकअप शुरू हो गई। कुछ ही देखते में डॉक्टर खन्ना ने अर्नव को अपने केबिन में बुलाया और कहा, बधाई हो बेटे, मैं नाना बनने जा रहा हूँ। तुम दोनों पेरेंट्स। अदिति 8 सप्ताह की प्रेग्नेंट है। अर्नव की आंखों में आंसू भर आए। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो डॉक्टर खन्ना के पैर छू लिए। इतना ही नहीं बेटे, खुशियाँ अभी और है। अदिति के गर्भ में जुड़वा बच्चे पल रहे हैं। अब अर्नव फूट-फूट कर रो पड़ा। आज उसे इतनी खुशियाँ मिल गई कि समेटे नहीं सिमट रही थी। जबरदस्ती समेटने की कोशिश की तो आंखों से आंसू बनकर बह निकला। डॉक्टर खन्ना ने कसकर गले से लगा लिया और उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा शांत हो जाओ और जाकर मिस्टर सिंघानिया को ये खुशखबरी सुना दो। बेचारे के कान तरस गए थे सुनने के लिए। जी डैड। तभी अदिति डॉक्टर के साथ बाहर निकली। अर्नव आगे आकर अदिति का हाथ कसकर थाम लिया। डॉक्टर से पहली तिमाही में क्या संयम करना है, क्या डाइट लेनी है, सब कुछ पूछ लिया और अगला चेकअप के लिए कब आना है ये भी पूछ लिया। डॉक्टर ने जब सब बता दिया फिर उसने अदिति का माथा चूम लिया और बाहों में उठा लिया। अदिति को शर्म आ रही थी पर उसे किसी की परवाह नहीं हुई। फिर वो कार में बैठकर घर के लिए निकल पड़े। दादू को भी इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिछली बार का डरा हुआ अर्नव अपनी देखरेख में अदिति की हद से ज्यादा केयर किया। अदिति का रोड पर निकलना कम्प्लीटली बंद करवा दिया। डॉक्टर की टीम घर पर आई चेकअप के लिए। अगर कभी जरूरत भी हुई तो जब वो अदिति को लेकर हॉस्पिटल जाता तब रोड पूरी तरह खाली करा देता। कितनी बार अदिति परेशान हो जाती लेकिन वो कभी परेशान नहीं हुआ। समय अच्छे से बीता और डॉक्टर के कहे अनुसार तय समय पर अदिति ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बेटा बिल्कुल माँ के ऊपर, बेटी पिता के ऊपर गए थे। बच्चे 3 महीने के हो चुके थे। आज उसका नामकरण संस्कार था जिसके उपलक्ष्य में घर में बड़ी पार्टी रखी थी। आज फिर संघानिया प्लेस बहुत अच्छे से सजकर तैयार था। अब तक नीति और भीमा ने शादी कर ली थी। उधर गोवा में नीव ने जयंत की विधवा वाइफ से शादी कर उसके बच्चों को अपना लिया था। यूं तो उसके माँ बाप ने बहुत मना किया लेकिन नीव ने नहीं माना, उनकी एक नहीं सुनी। चाट वाले अंकल जहाँ चाट का स्टॉल लगाते थे वहाँ अर्नव ने उनके लिए एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोल दिया था। सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो चुके थे। वहीं कानपुर में उसकी चाची अपने दोनों बच्चों को अकेले पाल रही थी। चाचा और जीते सब भी दोनों जेल में थे। डॉक्टर खन्ना भी अब अपने काम से रिटायर हो चुके थे। अर्नव के कहने पर वो भी सिंघानिया प्लेस में रहने लगे थे। पूजा की सारी तैयारी हो चुकी थी। नीति और भीमा के साथ अब तक सारे गेस्ट आ चुके थे। तभी पंडित जी ने आवाज लगाई, बच्चों को लेकर माता पिता आ जाइए, पूजा का मुहूर्त हो गया। तभी अदिति और अर्नव दोनों बच्चों को लेकर बाहर आए। माँ बनने के बाद अदिति का थोड़ा और बदन भर गया था। पीले रंग की सिल्क साड़ी पहनी, गहने और मेकअप में वो गोल मटोल बहुत ही प्यारी डॉल सी दिख रही थी। वहीं अर्नव भी हल्के पीले रंग की चिकनकारी वाला कुर्ता पजामा पहना था। वो भी बहुत हैंडसम लग रहा था। दोनों साथ में पूजा में बैठे। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और पूजा विधि पूर्वक संपन्न हुआ। तब पंडित जी ने कहा, बच्चों के नाम बताइए। अदिति ने बेटी का नाम दिया रखा और बेटा का नाम अधीश रखा। फिर सब बारी बारी गोद में लेकर बच्चों को लाड कर रहे थे और फोटो क्लिक करवा रहे थे।
भीम और नीति को बच्चों को गोद से उतार ही नहीं रहे थे, तभी अर्नव ने कहा, अब तुम्हारी ही बारी है। नीति शर्माकर भागी। वो भीमा बोला, हाँ बरो, सही कहा आपने। तभी अदिति ने कहा, अरे सुनो ना, एक फैमिली फोटो हो जाए। तब तक चेयर पर डॉक्टर खन्ना तो दूसरे पर दादू बैठे। दोनों ने अपनी अपनी गोद में दोनों बच्चों को रखा। अदिति और अर्नव पीछे खड़े हुए। फोटोग्राफर तरह तरह के पोज बता रहे थे, फोटो क्लिक कर रहे थे। सबके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। वीरान पड़ा सिंघानिया प्लेस। अर्नव और अदिति की प्रेम से दो छोटे छोटे बच्चों के रूप में फूल खिल चुके थे। एक बार फिर आबाद हो चुका था, फिर से हरा भरा हो चुका था। दादू की तो उम्र बढ़ रही थी, लेकिन बच्चों को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके जीने की जो उमंग थी, लालसा थी, वो कई गुना बढ़ गई थी। डॉक्टर खन्ना जो अकेले हो गए थे, सबके साथ रहने लगे तो बेहद खुशी मिली। एक परिवार का साथ मिल गया, सहारा मिल गया। कुछ देर में खाना पीकर खाकर सब अपने अपने घर को गए। अब तक देर रात हो गई थी। दोनों बच्चों में से कोई भी सोने का नाम नहीं ले रहा था। तभी अर्नव ने कहा, बेटा पूरा दिन तो आपकी मम्मी आप दोनों में बिजी थी, अब रात हो गई, अब तो सो जाओ, अब मम्मी पापा बिजी होंगे, बोलकर अर्नव ने अपनी एक आंख दबा दी। अदिति ने सुनकर सिर हिला दिया और कुशन उठाकर उसके ऊपर फेंका तो अर्नव ने कुशन कैच करते हुए कहा, अब क्या? आपने कहा तो मैं अपने पर कंट्रोल किया। 3 महीने हो गए, पर अब नहीं कर पाऊंगा। अदिति ने पास आकर जोर से धक्का दिया। आप ना तो समय देखते, ना जगह, बस कहीं भी कभी भी रोमांस सोचता। चलिए भागिए यहाँ से। ठीक है, अभी भाग रहा हूँ, पर बैठने से नहीं भागने वाला, आज नहीं छोड़ने वाला मैं आपको। मानो बच्चे भी समझ रहे थे। दोनों लगातार रोना शुरू कर दिया। तब दोनों मिलकर चुप कराने लगे, लेकिन दोनों चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी डॉक्टर खन्ना और दादू ने आवाज लगाई, अरे लाओ मेरे पोते पोतियों को, हम संभालते हैं, तुमसे नहीं संभलेगा। तब दोनों बाहर लेकर आए। एक को नानू ने लिया, एक को दादू ने। सच में अपने दादू नानू की गोद में जाते ही दोनों बच्चे शांत हो गए। एकटक दादू नानू को देखने लगे। दोनों अपने अपने गोद लिए बच्चों को खिला रहे थे। उनके उछलते छोटे छोटे हाथ पैर को देखकर खुशी से वारी वारी जा रहे थे। मुंह से अनेकों आशीर्वाद निकल रहे थे। वहीं खड़े अर्नव और अदिति भी इतनी खुशी देखकर एक दूसरे की आंखों को देखकर मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों, आज हमारी ये प्यारी सी प्रेम कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते मैं कहानी रेगुलर नहीं डाल पाई थी, लेकिन अब से कोशिश करूँगी कि नई कहानी रेगुलर डालती रहूँ। आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और हाँ, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।